अभी हम वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मतलब अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो टाइप का क्वेश्चन बनता है हर साल, एवरी ईयर, वो इस टाइप का बनता है कि भाई आपको क्या करना है, डिराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव का मतलब यहां पर हो गया एक तरह से आपको फाइंड करना है। यहां पर ये जो डिराइव वर्ड है, इस डिराइव वर्ड का मतलब है दोस्तों कि आपको फाइंड करना है। एक प्रकार से फाइंड क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज। इन सभी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। जैसे पहला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा है पावर, तीसरा है यंग्स मॉडुलस, चौथा है विस्कोसिटी, पांचवा है सरफेस टेंशन, छठा है क्या है हमारे पास, छठा है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। और ये जो क्वेश्चन है दिल्ली में आ रखा है कई बार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं और नहीं आ सकता। ये क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, दिल्ली के किसी भी कोने में आ सकता है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें से कुछ चीजें हमने पहले से पढ़ रखी होती है और कुछ चीजें हमें बाद में पढ़ना होता है। तो आप घबराओ मत, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा क्या लिख दिया, यंग्स मॉडुलस क्या लिख दिया, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, तो घबराना नहीं है। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, आप सुन लोगे फ्यूचर में। सर मैंने विस्कोसिटी तो सुना ही नहीं है, विस्कोसिटी के ऊपर भी पूरा चैप्टर है, आप टेंशन मत लो। यानी जो आपने नहीं सुना है वो आप फ्यूचर में पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दूंगा। और हम क्या करेंगे, जो भी लिखा हुआ है ये 6 चीजें, इन 6 के हम क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये काफी फेमस क्वेश्चन होता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन कैसे निकालते हैं? तो देखो, जब भी आपको डायमेंशन निकालना हो तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं एक फॉर्मूला, देखो G m1 m2/r²। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी है, आपको जी की डायमेंशन निकालनी है, अगर आपको जी की डायमेंशन निकालनी है तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके अंदर जी हो। कम से कम एक फॉर्मूला ऐसा पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद था जो आपने 9th में भी पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, जिसके अंदर जी आता है। और ध्यान रखना, जी को हम क्या बोलते हैं, जी को बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। कई बार इसको हम बोलते हैं, जो ये जी है, जी, ये जो जी है आपका जी, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीज आपको निकालने को बोली गई है, आपको बोला गया कि डायमेंशन निकालो इसका, तो इससे जुड़ा कम से कम एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप 1, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हमें जी का निकालना है। अगर मुझे जी का निकालना है तो मैं जी को ऐसे सेपरेट कर लूंगा। सर सेपरेट करने का क्या मतलब है, सेपरेट करने का ये मतलब है कि मैं एफ को r² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एफ को r² से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं हर चीज का मतलब बताऊंगा, टेंशन मत लो। और ये जो m1 है और m2 है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं जी को सेपरेट कर लूंगा। तो स्टेप नंबर 2 होता है दोस्तों सेपरेशन करना। स्टेप नंबर 2 होता है सेपरेशन। जिस चीज को निकालना है उसको सेपरेट कर लो। ओके सर, तो सर हम सीख गए, क्या सीख गए, कि स्टेप नंबर 1 में जुड़ा हुआ फॉर्मूला, कम से कम एक जुड़ा हुआ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें उसको सेपरेट करने वाला है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम, जब हमें स्टेप नंबर 3 सॉल्व करना होता है, मतलब मुझे जी की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं फोर्स के डायमेंशन को लिख दूंगा। अब मैं आपको बता दूं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। देखिए, फोर्स का अगर हम डायमेंशन निकालेंगे तो वो होता है mlt-2। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए कि भैया जो फोर्स की डायमेंशन है वो mlt-2 है। तो यहां पर हम बातें करेंगे कि चल ठीक है जी, फोर्स की डायमेंशन लिख देते हैं फटाफट, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे mlt-2। चलो अभी लिख दो mlt-2। फिर फोर्स लिखने के बाद आर का स्क्वायर। यहां पर आर के बारे में हम बता दें आपको, आर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और जो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है वो एल के बराबर होता है, डिस्टेंस की डायमेंशन। तो r² की जगह पर आप l² पुट करोगे। तो फोर्स और r², r का मतलब होता है l, और नीचे m1 m2, तो m इंटू m। जहां पर m का मतलब मास है दोस्तों, अगर m का मतलब मास है तो जो मास का डायमेंशन होता है वो m ही रहता है। तो r का मतलब डिस्टेंस था, f का मतलब फोर्स था, और m का मतलब मास था। अब क्या होगा, इस मास से मास कट जाएगा, और ये देखो ये l और ये l क्यूब हो जाएंगे। देखो यहां पर l की पावर 1 है, यहां l की पावर 2 है। तो पहले इस वाले m की बात करते हैं, ये m ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, m-1 l³ t-2। तो ये g की डायमेंशन आपको मिल जाएगी, डायमेंशन ऑफ g।
ये डायमेंशन ऑफ जी आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। कैसे किया मैंने, ये जो L1 और L2 है इसको मैंने L क्यूब लिख दिया, बेस सेम पावर एड, और ये m जाके ऊपर -1 हो गया। यानी स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 होता है कि आप सेपरेशन करेंगे, और स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं हम लोग, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट। ठीक है, तो ये एक करने का तरीका है जो हमने सीखा। अब जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला कि भैया तुम्हें पावर का डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर मुझे पावर का डायमेंशन पता करना है, समझना ध्यान से, अगर मुझे पावर का डायमेंशन पता करना है तो सबसे पहला नियम क्या होगा, सबसे पहला नियम होगा कि भाई मैं पावर, देखो ऐसे दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो मैं पावर का फॉर्मूला लिखूंगा, पावर, कि भाई पावर का फॉर्मूला होता क्या है। तो वही कह रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पावर को ना हम, देखो आप बोलोगे सर हमने तो पावर पढ़ा नहीं है, तो ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे, टेंशन मत लो, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूला पता लग गया, फॉर्मूला पता लग गया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, अब निकालना ही आपको पावर है, अब निकालना ही आपको पावर है, तो ये तो पहले से ही सेपरेटेड है, ये पहले से ही सेपरेट है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए। तो मैंने अपने लेक्चर्स में आपको सब बताया है कि एक्सेलरेशन का क्या होता है, वर्क का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है। तो वर्क का डायमेंशन होता है दोस्तों ml² t-2। अगर आपको नहीं पता है तो आप याद करते हुए चलो, तो ऊपर लिख दो आप वर्क की डायमेंशन ml² t-2, और नीचे लिख दो टाइम, टाइम की डायमेंशन t होती है, तो एक t से एक t कट जाएगा और ये आ जाएगा ml² t-1। तो यही डायमेंशन जो है वो मेरे वर्क का डायमेंशन होगा। डायमेंशन के लिए हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं फटाफट, बहुत बढ़िया। यानी कि कोई हमें बोलता है, अच्छा इसको W क्यों लिख रहे हो, पावर होगा ना ये, पावर, पावर की जो डायमेंशन है, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं डायमेंशन के लिए, पावर की डायमेंशन इतनी होती है। सो अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है, अब ये आप फ्यूचर में पढ़ोगे इसका फॉर्मूला, वही मैंने बोला मेन सारा खेल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है यंग्स मॉडुलस, थर्ड क्वेश्चन में जो बोला है वो है यंग्स मॉडुलस वाई। तो ये जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस, इसका फॉर्मूला पता क्या होता है। आप सिंपल भाषा में अगर मैं फोर डायमेंशन पर्पस बताऊं, फोर डायमेंशन पर्पस, डायमेंशन पर्पस, अगर हमारा पर्पस डायमेंशन है तो यंग्स मॉडुलस का निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, फोर्स को एरिया से आप डिवाइड कर सकते हो। सिंपली फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको डायमेंशन मिल जाएगा यंग्स मॉडुलस का। तो अब बात करते हैं कि अच्छा मुझे यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन चाहिए, तो भाई फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले mlt-2। और एरिया क्या होता है, देखिए जो एरिया का डायमेंशन होता है ये हम पहले लिखवा चुके हैं आपको, L²। तो आपको मेरे लेक्चर्स अगर याद है तो अच्छी बात है ना। तो ये हो जाएगा L²। अब यहाँ एक L से एक L कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट हमें क्या देगा देखते हैं। अगर हम फाइनल ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि आप डायमेंशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि भैया हम यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकाल रहे हैं, ये ब्रैकेट का मतलब होता है डायमेंशन निकालना। तो ये L ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ml-1 t-2। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये फोर्स अपॉन में एरिया ना प्रेशर का भी होता है। यानी अगर कोई आपसे बोले कि यार यंग्स मॉडुलस, तो आप बोलना भैया ये प्रेशर की ही डायमेंशन है, प्रेशर, मतलब प्रेशर और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन सेम होगा। यानी जो डायमेंशन आपने लास्ट में निकाला है ना यंग्स मॉडुलस का, एक्चुअली में ये प्रेशर का भी डायमेंशन होता है, प्रेशर। तो यानी मेन बात पता क्या आती है, मेन बात आती है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि आपने ये सब चीजें पढ़ी नहीं है, और जब ये सब चीजें पढ़ी नहीं है तो आप कैसे कर पाओगे, बहुत सीधी बात है। चलो अब विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी के लिए सिंबल ऐसे यूज होता है एन टाइप का, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका फॉर्मूला होता क्या है, अब ये बड़ी पंगे की बात है। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा F इंटू F/A, ठीक है। चलो मैं आपको रियल फॉर्मूला बताता हूं, एक्चुअली में ये फोर्स का फॉर्मूला होता है ऐसा करके, F इज इक्वल टू A, ऐसे NA dV/dx, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो ये आप पढ़ोगे कब, जब आप पढ़ोगे फ्लूइड्स चैप्टर, एक फ्लूइड्स नाम का चैप्टर उसके अंदर पढ़ोगे। लेकिन क्वेश्चन कहां दिया हुआ है, क्वेश्चन चैप्टर 1 में दिया हुआ है, तो बच्चों को मुश्किल लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चैप्टर की चिंता नहीं करनी। अगर इस चैप्टर में आप स्टार्टिंग में गंदा परफॉर्म कर रहे हो तो आप बाद में अच्छा परफॉर्म करोगे, क्योंकि आप ये सभी फॉर्मूले को पढ़ लोगे तब तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो यहां से जब हम n निकालते हैं तो n का फॉर्मूला होता है F/A, और ऊपर आ जाता है x अपॉन में, नीचे हो जाता है v, ऐसा कुछ। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, f के नीचे a आता है और x ऊपर आता है और v नीचे आएगा,
ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्चुअली में ये मेन फॉर्मुला होता है, वही मैंने कहा सबसे पहले आपको मेन फॉर्मुला पता होना चाहिए, और मेन फॉर्मुला से आप उसको ड्राइव करोगे, निकालोगे। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब n, जब आप इस n को निकालोगे तो कैसा हो जाएगा देख लो, f के नीचे a आ गया, v आ गया, और x इधर चला जाएगा, x इधर। अब यहां पर अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन, तो यहां पर जो फोर्स का डायमेंशन है वो होगा mlt-2। फिर यहां पर x, तो यहां पर x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये जो x है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, a यहां पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, और v यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो f हमारा फोर्स था, तो फोर्स की डायमेंशन लिख दी मैंने। x क्या है मेरा? x है डिस्टेंस, तो आप यहां पर डिस्टेंस की डायमेंशन l लिख दोगे। v क्या है? v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दोगे। वेलोसिटी की डायमेंशन पता क्या होती है? lt-1। देखो मेन आपको सबका डायमेंशन तो याद होना ही चाहिए, तो x अपॉन में v, तो l अपॉन में lt-1। यहां पर एरिया है, अब एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एरिया का होता है l स्क्वायर। अब मैं आपको एक सिंपल होमवर्क दे रहा हूं कि आप मुझे सॉल्व करके बताना कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी। सॉल्व कैसे करोगे? इस l से इस l को काटोगे, इस l से इस l को काटोगे, फिर t-1 से एक और काट दोगे, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपकी जेब में आएगा। अब दोस्तों अगला है हमारे पास सरफेस टेंशन। तो दोबारा आप लोगों ने सरफेस टेंशन पढ़ा ही नहीं है, जब सरफेस टेंशन नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता होगा? तो हम क्या करते हैं, हम लोग वही सिंपल रूल, सबसे पहले एक फॉर्मूला। तो देखिए जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन के लिए सिंबल लिया गया है टी, सरफेस टेंशन के लिए सिंबल है टी, लेकिन हम कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा सरफेस टेंशन लिखेंगे ऐसे, सरफेस टेंशन। अब मेन है कि आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। अब तो बड़ा आसान है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बताओ कोई भैया? फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, और लेंथ की डायमेंशन l, l से l कट गया तो आंसर आ गया mt-2। तो ये बड़ा आसान है, डायमेंशन के क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। सारा खेल आता है कि क्या आपको फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला अभी कैसे पता होगा? अब 12वीं का फॉर्मूला तुम्हें अभी थोड़ी पता होगा, तो धीरे धीरे पढ़ के फॉर्मूला पता लगता है। तो इस चैप्टर में तो भैया आप लास्ट तक ही कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओगे। लेकिन मैंने आपको सारे फेमस क्वेश्चन बता दिए जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में कई बार आता है प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो वही वाली बात है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू HF, जहां पर E का मतलब एनर्जी है, बिल्कुल, H का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है प्लैंक कांस्टेंट का, हमें H का निकालना है। अगर हमें H का डायमेंशन निकालना है, अगर हमें H का डायमेंशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? H इज इक्वल टू E अपॉन में F। H इज इक्वल टू, H निकालने के लिए E को F से डिवाइड करो। अब यहां पर E है क्या? तो E हमारा एनर्जी है, तो अब आपको एनर्जी की डायमेंशन पता होने चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन दोस्तों होती है ml²t-2, एनर्जी की डायमेंशन ml²t-2, तो ml²t-2। फिर आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब पता होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दोस्तों 1/t, फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, 1 टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा 1/t, जो कि अगली बार में t ऊपर चला जाएगा। तो देखिए h की डायमेंशन क्या आएगी दोस्तों? ऐसी कुछ आएगी, ml²t-2 इंटू में t। तो यहां से हम h की डायमेंशन निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, ये t-2 हर एक t बगल में चला गया, तो एक t से एक t कट जाएगा, तो ml²t-1 ही बचेगा आपका h का डायमेंशन। यानी कि आप अगर अभी याद रखना चाहते हैं स्कूल एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, अगर आप अभी याद रखना चाहते हैं तो दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और दूसरा प्लैंक्स कांस्टेंट। ये दोनों आप याद कर लेंगे क्योंकि अधिकतर चांस इस क्वेश्चन का है और इस क्वेश्चन का है एग्जाम के लिए। बाकी ये सब क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है उनके पास, अगर वो पूछते हैं तो मान लो वो बेकार टीचर है, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों ने अभी पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं दिमाग में डाल दूं आपके, एक सेकंड लगेगा मुझे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार एक क्वांटिटी होता है स्ट्रेन नाम का, अब ये स्ट्रेन भी आप फ्यूचर में पढ़ोगे। स्ट्रेन में क्या होता है कि ऊपर लेंथ होता है और नीचे भी लेंथ होता है, यानी दो सिमिलर क्वांटिटी है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ। तो जब लेंथ से लेंथ कट जाएगा, जब लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो क्या आएगा हाथ में? कुछ भी नहीं आएगा, एक 1 नाम की चीज आएगी मान लो, तो ये डायमेंशन लेस कहलाता है। मतलब कि ऐसे समझो
कि जब ऊपर भी सेम हो नीचे भी सेम हो तो एल से एल कट ही जाएगा, तो ये कहलाता है डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस कौन से होते हैं? जिनका ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम हो। तो उसका एग्जांपल है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने 10th क्लास में हल्का सा सुना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, ऊपर भी स्पीड होता है और नीचे भी स्पीड होता है, तो ये कट जाता है और ये भी, मतलब ये दोनों ऐसे क्वांटिटीज है जो डायमेंशन लेस है। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछे भाई डायमेंशन लेस क्या होता है, तो आप बोलोगे रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो कट जाएगा और डायमेंशन लेस कहलाएगा। तो ये डायमेंशन लेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप मुझे देख रहे हो और आपको पता है तो होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई करो कि और कौन कौन से है जो डायमेंशन लेस होते हैं, मुझे बताओ डायमेंशन लेस। चलो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, मोल फ्रैक्शन सबने पढ़ा होगा। मोल फ्रैक्शन, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें दोस्तों, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर भी मोल्स होता है और नीचे भी मोल्स होते हैं, तो ये भी डायमेंशन लेस कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। और सोचो, और सोच के मुझे बताओ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आज के टाइम पर पॉपुलर है, मतलब अगर आज के समय की बात करें तो जानबूझ के ऐसे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि देखिए, टेकिंग वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f, टेकिंग वेलोसिटी v, टाइम t एंड फोर्स f एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखिए यहां पर मतलब क्या है, वो कह रहा है कि वेलोसिटी v को, टाइम t को और फोर्स f को, इन सबको आपको फंडामेंटल मानना है। फंडामेंटल, इन सबको आपको फंडामेंटल मानना है। जब भी आपसे कोई बोले फंडामेंटल, तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि आपको इनकी डायमेंशन नहीं लिखनी। जब भी कोई बोले ना फंडामेंटल, मतलब क्या है कि इनकी डायमेंशन भूल जाओ। उस क्वेश्चन में, दोबारा बोल रहा हूं, इनकी डायमेंशन भूल जाओ, हिंदी में लिख दे रहा हूं, इनकी डायमेंशन, डायमेंशन भूल जाओ, है ना, भूल जाओ, भूल जाओ, जो भी है जा लिख दिया मैंने। जब भी आपको कोई फंडामेंटल बोले कि वी टी एफ हमारे फंडामेंटल, देखो वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स फंडामेंटल है, तो आपको इनकी डायमेंशन भूल जाना है। आपको डायमेंशन याद ही नहीं होना चाहिए कि यार वेलोसिटी कोई डायमेंशन होती है, नहीं, टाइम की डायमेंशन होती है, नहीं, फोर्स की डायमेंशन होती है, नहीं। सिंपल सिंपल, अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो समझ जाओगे। तो क्वेश्चन लिखा है कि ऑब्टेन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो देखो, अगर आपसे बोला है कि मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, मास का, तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके अंदर मास आता हो। और जैसा कि इसने फोर्स की बात भी की है हिंट देने के लिए, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। देखो, अगर मुझे मास की डायमेंशन निकालनी है तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके अंदर मास आता हो। हमें जब भी किसी का डायमेंशन निकालना होता है, जब भी किसी का डायमेंशन निकालना होता है, तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसके अंदर वो चीज आती हो। तो मुझे सबसे आसान लगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मुझे यहां से निकालना क्या है, मुझे यहां से मास निकालना है, मास, ठीक है। तो अगर मुझे यहां मास की डायमेंशन निकालनी है तो मैं इधर m लिखूंगा और ये हो जाएगा फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन में एक्सेलरेशन। अब जैसा हम लोग पहले क्या करते थे, याद करो, पहले हम लोग क्या करते थे दोस्तों, कि अगर मुझे मास की डायमेंशन निकालनी है तो मैं फोर्स और एक्सेलरेशन की डायमेंशन डालना स्टार्ट कर दूंगा। मैं कहूंगा जी फोर्स की डायमेंशन ये है, एक्सेलरेशन की ये है, लो आंसर आ गया। गलत। जब भी कोई फंडामेंटल वर्ड यूज करता है, तो फंडामेंटल वर्ड करने का मतलब होता है कि आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं लिखनी, आपको किसी की डायमेंशन खोल के नहीं लिखनी, इनमें से किसी की भी। यानी मैं फोर्स की डायमेंशन नहीं लिख सकता, मेरा फोर्स ऐसा का ऐसा ही रहेगा, मैं इसकी डायमेंशन भूल गया। अब सर एक्सेलरेशन, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप डायमेंशन लिख ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं। देखिए, जिसको नहीं पता बता दूं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में आप मास की डायमेंशन निकाल रहे हो, तो आपका देखो फोर्स को आप खोल नहीं सकते, फोर्स आपका फंडामेंटल बन गया है। जो फंडामेंटल बनता है उनकी डायमेंशन को भूल जाओ। आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये टाइम ऊपर चला जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, तो हमारा देखो एफ के साथ टी मल्टीप्लाई होगा और वी नीचे, और मुझे मास की डायमेंशन निकालनी। अब मैं क्या करूंगा, अगले स्टेप में देखो, v को ऊपर भेज दूंगा, तो हो जाएगा v-1 एफ टी, यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। कुल मिला के कहानी यह है कि जब भी आपसे, यही हमारा आंसर है, जब भी आपसे कोई बोलता है भैया फंडामेंटल मानना है, तो जब भी कोई फंडामेंटल मानने को बोले तो आप इनकी डायमेंशन को भूल जाओ, इनकी डायमेंशन लिखनी नहीं है। जैसे f को हमने f रहने दिया, v को हमने v रहने दिया, t को हमने t रहने दिया।
मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला खोला हमने, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यानी आपके पास अधिकार नहीं है कि आप फोर्स की डायमेंशन डालो, आपके पास अधिकार नहीं है कि आप एक्सेलरेशन की डायमेंशन डालो। आप सिर्फ लिख सकते हो फोर्स एफ है और एक्सेलरेशन को हमें चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम, तो मुझे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी और टाइम के रूप में लिखना पड़ गया। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को अगले स्टेप में वेलोसिटी और टाइम के रूप में लिखा। इस प्रकार से हमारा जो मास है वो वेलोसिटी, फोर्स और टाइम पर डिपेंड करने लग गया, वेलोसिटी, टाइम और फोर्स पे। और हमने ना वेलोसिटी की वैल्यू डाली, ना फोर्स की, ना टाइम की। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आते हैं। क्यों? बच्चे तो प्रैक्टिस करते हैं कि फोर्स की डायमेंशन डाल दो, पर आप ध्यान रखना कि डायमेंशन नहीं डालना है। नोट कर लो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। यहां अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस होता है, इवन नीट में, जेई में, बोर्ड्स के एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में। अब ये क्या देखिए, लिखा हुआ है कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी सुनी नहीं होगी कि ये गैस है, रियल गैस, असली गैस है, उसकी इक्वेशन बनाई गई है। अब जो इक्वेशन है ये कैसी है रियल, अगर इसको हम देखें तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ये सब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस बी आर टी, V माइनस बी आर टी। अब वो कह रहा है, कह ये रहा है दोस्तों, समझना ध्यान से, कह ये रहा है फॉर अ रियल गैस, एक इक्वेशन दी हुई है जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R कोई कांस्टेंट है ना। मैं यहां सारी बातों को लिखता हूं। यहां एक्सप्लेन किया गया है कि देखो P हमारा प्रेशर है, समझिएगा, P प्रेशर है, V यहां पर वॉल्यूम है, R यहां पर कोई कांस्टेंट है, R कोई कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी है, T यहां पे टेम्परेचर है। तो ये सारी बातों को मेंशन किया गया है। अब क्वेश्चन आपसे पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। यानी जो यहां पर ए लिखा है, ए, इस ए का डायमेंशन निकालना है। यहां जो ए लिखा है इस ए का डायमेंशन निकालो, और यहां जो बी लिखा है बी, इस बी की डायमेंशन निकालो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यही बोला होगा, देखिए, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी। ए और बी के डायमेंशन निकालनी है और उनके ऐसा यूनिट भी निकालना है, ऐसा यूनिट भी निकालना है। और समझ गया ना खेल क्या है। तो पहले तो मेन हम जो पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में डायमेंशन निकालना ही सीख रहे हैं, तो हमारा टारगेट है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही पढ़ेंगे कि इक्वेशन दिया हुआ है, चीजों को डिफाइन किया गया है, किसका मतलब क्या है, और लास्ट में ए और बी का डायमेंशन पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या ध्यान देते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, जब भी दो चीजों के बीच में ऐसा हो, कभी एक्स के साथ वाई हो या फिर एक्स के साथ माइनस में वाई हो, तो ध्यान रखना इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन हमेशा इक्वल होती है। यानी अगर दो चीजों के बीच में प्लस है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, और दो चीजों के बीच में माइनस है तब भी इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा। यानी प्लस माइनस वाली चीजों का डायमेंशन सेम होता है। अभी जो मैंने ये बात बोली है आपको, ये बात मैं अप्लाई करूंगा तब समझ में आएगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर दो चीजें प्लस में है या माइनस में है, प्लस या माइनस में है, तो इनके डायमेंशन सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो P है, P वो इस पूरे के साथ प्लस में है, P जो है प्लस में है इस पूरे के साथ, तो हम यहां पर सॉल्यूशन करते वक्त ये कह सकते हैं कि जो डायमेंशन P का होगा, जहां पर P का मतलब है प्रेशर, तो जो डायमेंशन P का होगा वो बराबर होगा A बाई वी स्क्वायर के। यानी जो P का डायमेंशन है वो A बाई वी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। ये सीख लो कि जब भी दो चीजें प्लस में होती है तो उनका डायमेंशन इक्वल में होता है। यानी P जो है इक्वल होगा A बाई वी स्क्वायर के। और हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये था कि कैसे भी हम A की वैल्यू निकाले। तो यहां से अगर हम A की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो पता क्या आएगा, A की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देखो, ये वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, प्रेशर इनटू में वी स्क्वायर, तो यहां से हम A की डायमेंशन को निकाल पाएंगे। अब आपको प्रेशर की डायमेंशन पता होना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेशर की डायमेंशन मैंने आपको पहले बताया था, यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन के बराबर होता है, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। वो आता है m l माइनस वन t माइनस टू। तो ये हो गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन, और बगल में है किसकी, v मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा दोस्तों L क्यूब होता है। वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्यूब होता है। तो यहां पर क्या है, वॉल्यूम है L क्यूब, उसका भी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा L6। तो यहां से आपने A की डायमेंशन निकाली दोस्तों, बड़ा आसान। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, m l5 t माइनस टू। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहां पर देखिए l माइनस वन है, यहां L6 है। तो देखिए अगर आप वॉल्यूम का स्क्वायर निकालते तो ये L6 ही हो जाता। वॉल्यूम L क्यूब है, पर यहां पर है वॉल्यूम का स्क्वायर, तो यहां पर V का मतलब वॉल्यूम था। तो बड़ा आसान है, याद रखना है कि अगर दो चीजें ऐड में हैं,
जैसे ये और ये ऐड में है, अगर ये दोनों ऐड में है तो दोनों की डायमेंशन बराबर होगी। इसी को ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। ये जो हमने पढ़ा है बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी साइंस की भाषा में कहा जाता है कि भैया एक्स प्लस वाई अगर है तो दोनों की डायमेंशन सेम, या माइनस है तो डायमेंशन सेम। अब यहां पर एक दिमाग यहां लगाया जाएगा, ये वाला। वो दिमाग क्या होगा, देखो अगर यहां पर दोनों के बीच में माइनस है तो हम बोलेंगे देखिए माइनस है तो जो डायमेंशन v का होगा वही डायमेंशन b का होगा। v और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए। x और y माइनस में है तो डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन सेम होगा यानी वॉल्यूम का डायमेंशन आएगा सिंपल l क्यूब, तो l क्यूब ही हमारे b का डायमेंशन हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या निकाला, डायमेंशन, क्योंकि हम डायमेंशन के क्वेश्चन पर ही फोकस कर रहे हैं। बाकी ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आप मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी गजब का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी स्कूल एग्जाम का हिस्सा हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया कि देखिए p है जो p जो है वो b माइनस एक्स स्क्वायर है, b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80 डिवाइड, ये डिवाइड होता है, डिवाइड 80, ठीक है। और सारी चीजों को डिफाइन किया गया, क्या बोला गया डिफाइन में कि p आपका पावर है, यानी यहां पर जो p का मतलब है पावर, यहां p का मतलब पावर है। तो यार पावर की डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। x मतलब लेंथ है, x मतलब लेंथ है, और t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, t यहां पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एक इक्वेशन है, बाकी चीजें यहां पर है। अब कह रहा है कि भैया डायमेंशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके बताओ डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट a इंटू में b, यानी कि आपको यह बताना है कि अगर हम a इंटू में b करेंगे तो क्या डायमेंशन आएगा। यानी बहुत सिंपल है, पहले आप a की डायमेंशन फाइंड कर लो, फिर b की डायमेंशन फाइंड कर लो, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें a इंटू बी का डायमेंशन मिल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, पहले आप एक बार सोचो, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के सोचो। तो यहां पे करना क्या है, हमें ऐसे निकालना होता है कि भाई आप निकालो डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी, यानी पहले a का निकालो और b का निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी पहले a का निकालेंगे, फिर b का निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में a और b का कैसे निकालेंगे, तो पहले तो a और b निकालना है। चलो पहली बुद्धि क्या इस्तेमाल होगी कि इन दोनों के बीच में माइनस है, अगर माइनस है तो पहला इक्वेशन देखो, पहला जो डायमेंशन b का होगा वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि दोनों के बीच में माइनस है, और माइनस होने का मतलब है कि जो डायमेंशन b का होगा वही पूरे x के स्क्वायर का होगा। तो b का डायमेंशन आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x तो लेंथ है, लेंथ मतलब l का स्क्वायर। तो हमारे b का डायमेंशन और l का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, b का डायमेंशन l स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो चलो जी, हमने तो b का डायमेंशन निकाल लिया, अब निकालना है a। तो a कैसे निकाला जाएगा, अब ये सोचना ध्यान से। तो यहां पर एक चीज हमेशा याद रखना जीवन भर के लिए, जब दो चीजों की डायमेंशन बराबर होती है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर है, जब दो चीजों की डायमेंशन बराबर होती है तो उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझो, अगर मुझे a का निकालना है, अगर मुझे a का निकालना है तो मैं a का कैसे निकालूंगा, सोचो। मैं ऐसे करूंगा, मैं a को यहां भेज दूंगा और p को नीचे भेज दूंगा, ठीक है। तो a का निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो b माइनस एक्स स्क्वायर p इंटू में t। लेकिन यहां पर एक खास बात आपको ध्यान रखना है, वो खास बात क्या है कि जैसा कि ये जो है इन दोनों की डायमेंशन सेम है, b और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये भी सेम क्वांटिटी है और ये भी सेम क्वांटिटी है। तो इनको अलग अलग ना लिख के अगले स्टेप में हमेशा ध्यान रखना, अगले स्टेप में आपको इसको सिर्फ एक लिखना है। मान लो मैंने सिर्फ b लिख दिया, सिर्फ b, या आपका मन करे तो दोनों में से कोई भी एक को ही लिख सकते हो आप। मान लो मैंने b लिख दिया, चलो मैंने b लिख दिया, और नीचे क्या आ गया, प्रेशर इनटू में टाइम। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब अब क्वेश्चन मेरा ऐसा फंस रहा है कि मुझे जिस बंदे का डायमेंशन निकालना है, मुझे जिस बंदे का डायमेंशन निकालना है वो प्लस माइनस में नहीं है, हमारा जो a है वो प्लस माइनस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा टफ हो गया, ये प्लस माइनस में नहीं है। और जब प्लस माइनस में ना हो तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, कि आपने a को यहां भेजा, p को यहां भेजा। अब जो आपका a का डायमेंशन वो कैसा आ गया, वो आ गया b बाई पी टी, जहां पर अब a निकालने के लिए,
अब आपको a निकालने के लिए सबकी डायमेंशन डालनी, कुल मिला के कहानी क्या है, जब b और एक्स स्क्वायर दोनों का डायमेंशन सेम है तो इन दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो अगले स्टेप में, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो ये जो b है इसकी डायमेंशन हम जानते हैं एल स्क्वायर है ये रहा, और नीचे क्या है p और t पावर, आपको पता होना चाहिए पावर की जो डायमेंशन आती है वो आती है m l स्क्वायर t माइनस वन, पावर की डायमेंशन होती है m l स्क्वायर t माइनस वन, और बगल में एक t और है तो ये t भी है बगल में। अरे पावर इंटू टाइम, अब इस टाइम से टाइम कट जाएगा, इस टाइम से टाइम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, तो a की डायमेंशन ऊपर जाके हो जाएगी माइनस वन, तो जो आपके a की डायमेंशन आएगी दोस्तों वो माइनस वन के बराबर आएगी। तो आपने क्या किया, आपने b की डायमेंशन भी निकाल ली, a की भी निकाल ली। अब आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि आपको a इंटू में m निकालना है, सॉरी a इंटू में b निकालना है। तो a की डायमेंशन कितनी है m माइनस वन, और b की डायमेंशन कितनी है एल स्क्वायर, तो आपके a इंटू बी का जो आंसर आएगा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो यहां से हमने बहुत सारी बातें सीखी क्वेश्चंस के थ्रू। क्या सीखी कि अगर दो चीजें माइनस में हैं तो जो डायमेंशन x का है वही b का है, तो b का तो निकल गया, पर जो हमारा a है वो a प्लस माइनस में नहीं है, तो जब प्लस माइनस में नहीं होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, सेपरेट कर लेते हैं। तो a को मैंने सेपरेट किया, अब ऊपर दोनों की डायमेंशन सेम है तो किसी एक को हमने लिखा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है जो आपको ध्यान रखना है। देखो अब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ राज समझते हैं। लिखा है वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, यानी कि सही या गलत, राइट या रॉन्ग। कहेंगे कि भाई वेरीफाई करो कि गलत है कि सही है इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब हो गया एक प्रकार से फॉर्मूला, कि भैया हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला गलत है कि नहीं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन वेरीफाई द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, कि डायमेंशन की हेल्प से वेरीफाई करो कि ये फॉर्मूला गलत है कि सही है। तो वेरीफाई करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है जो आपको समझना है काफी डिटेल में। क्या तरीका होता है, आप यहां पे कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, आपको एक दिख रहा है s तो यहां पे लिख दो s, यहां दिख रहा है आपको ut तो आप यहां पे लिख दो ut, और यहां दिख रहा है आपको हाफ at स्क्वायर तो यहां लिख दो हाफ at स्क्वायर। यानी आपको ईच टर्म लिखना है, ईच टर्म मतलब s को भी अलग से लिखना है, ut को अलग से लिखना है, और जो बचा हुआ है अलग, यानी सभी टर्म्स को हमेशा अलग अलग लिखना है, जितने भी टर्म्स है। टर्म्स का मतलब होता है कि s अकेला, ut साथ में, हाफ at स्क्वायर साथ में। अब आपको इनके डायमेंशन को चेक करना है, डायमेंशन। अगर आप इसके डायमेंशन को चेक करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l, जहां पर s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता हो तो, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, s का मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब यहां पर है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और a का मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है, और t को तो हर कोई जानते हैं, t को तो हर कोई जानते हैं, यहां पर टाइम है t। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सब पता है, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, l लिख दिया आपने, यहां पर ut है, तो u का मतलब पता है क्या होता है, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी lt माइनस वन। u का मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो वो lt माइनस वन कहलाता है, और t के बगल में है t, टाइम। तो देखो यहां भी आपसे t से t कट जाएगा, देखो u का मतलब lt माइनस वन, बगल में t, तो यहां भी डायमेंशन l आएगी। और फिर आप इसको चेक करोगे तो देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको निकाल दो। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है दोस्तों lt माइनस टू, और बगल में t का स्क्वायर है, कट जाएगा, आंसर आ गया दोबारा l। तो देखो at स्क्वायर lt माइनस टू टी स्क्वायर l, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल। जब भी किसी फॉर्मूले में प्लस होता है, जब भी किसी फॉर्मूले में प्लस या माइनस हो, जैसे इस क्वेश्चन में प्लस था, यहां पर बीच में प्लस था, प्लस, तो हमने क्या डिसाइड किया, यहां प्लस था तो हमने ये डिसाइड किया कि भैया देखो प्लस होने का मतलब ये होता है, सुन लो एक रूल बता रहा हूं, रूल ये है कि जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, जैसे हम, एक सेकंड रुक जाओ यार, मैं कह रहा हूं एक सिंपल सा रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि जब भी किसी फॉर्मूले में प्लस या माइनस हो, तो प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर ऐसे लिखा है हमने 3 आम, तो 3 आम का ये मतलब होगा कि बगल में 2 आम प्लस 1 आम है। अगर कोई आपसे बोलता है भाई मेरे पास 3 आम है, तो 3 आम को आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, 2 आम प्लस 1 आम। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ये आम है तो ये भी आम होगा और आंसर भी आम ही मिलेगा। आप 3 आम इज इक्वल टू 2 आम प्लस 1 आम लिख सकते हैं,
है ना। तो वही सेंस हम लगाते हैं कि अगर यहां पर एस है और एस यूटी प्लस समथिंग है, तो अगर ये वाला टर्म आम की तरह है तो ये भी आम की तरह होगा और ये भी आम की तरह ही होगा, क्योंकि आम में ही आम को जोड़ा जा सकता है, आम में ही आम को जोड़ा जा सकता है। मतलब अगर हम कोई ऐसे लिखे कि भैया 3 आम इज इक्वल टू 2 केला प्लस 1 लीची, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये बिल्कुल ही गलत बात है कि 3 आम 2 केला प्लस 1 लीची, गलत है। यानी अगर किसी भी चीज के पास ऐसे प्लस का साइन है तो उसका हर एक टर्म, अगर ये वाला टर्म आम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको भी आम ही होना पड़ेगा और इसको भी आम ही होना पड़ेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास प्लस वाला दिखाई दे तो आप क्या करोगे, आप सभी टर्म का डायमेंशन चेक करोगे और बोलोगे अच्छा अगर ये इसकी डायमेंशन एल है, अगर इसकी डायमेंशन एल है तो इस पूरे की डायमेंशन भी एल होनी चाहिए और इसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए, जो कि हमने प्रूफ किया कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल है। यूटी में अगर देखोगे तो एल टी माइनस 1t इसकी डायमेंशन भी एल है, एटी स्क्वायर का डायमेंशन भी एल है। यानी अगर ये आम है तो ये भी आम है और ये भी आम है, यानी अगर ये वाला इक्वेशन सही है तो ये इक्वेशन भी सही है। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर कभी ऐसा आ जाए 2 आम इज इक्वल टू 2 केला प्लस 1 लीची तो ये गलत माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस एम यू स्क्वायर। अब हमसे बोला बताओ ये इक्वेशन गलत की सही, तो हम बोलेंगे देखिए डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, यूटी का निकालेंगे तो एल टी माइनस वन और बगल में टी, एल टी माइनस 1 के बगल में टी है, टी से टी कट गया, इसका भी एल आ गया, हम तो खुश हो गए। फिर इसका हमने निकाला एम की जगह एम और यू का मतलब क्या हो गया, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दिख रहा है? अरे ये एल स्क्वायर हो जाएगा और टी का -2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने में। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, यहां से हमें यह सीखने को मिला कि भैया देखो ये तो आम लिखा हुआ है, ये भी आम लिखा हुआ है, पर ये तो केला है, ये तो केला है, यानी ये आम, तो ये केला कैसे हो सकता है? आम में केला कैसे जोड़ सकते हो? तो ये फॉर्मूले को हम गलत मानेंगे। समझ पा रहे हो? यानी कि कोई फॉर्मूला सही कब होगा, जब उसके इक्वेशन के सभी टर्म के डायमेंशन सेम हो, एल एल एल। वैसे हमारे पास और 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई चेक डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ द फ्लोइंग वर्क इक्वेशन। अब यहां पर ये एफ एस है, ये हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम यू स्क्वायर है। अब जैसा इस क्वेश्चन में माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस साइन देने का मतलब पता है क्या? माइनस साइन देने का ये मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन इक्वल है कि नहीं। आपको ईच टर्म का डायमेंशन चेक करना होता है। दोबारा बोल रहा हूं, ईच टर्म। यानी इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे करेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, एक में लिखेंगे एफ एस, एक में लिखेंगे हम हाफ एम यू स्क्वायर और एक में हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, इसका भी चेक करेंगे, इसका भी चेक करेंगे, इसका भी चेक करेंगे। आपको ईच टर्म का चेक करना होता है इक्वल है कि नहीं। जब भी किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस हो तो हर एक टर्म का चेक किया जाता है। तो मान लो मैंने इसका चेक किया, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 और बगल में है डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है? अब देखिए हाफ से आपका कोई रिलेशन है नहीं, हाफ आपका बाहर में गया, एम की जगह पर एम और यह है स्पीड का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, वेलोसिटी माइनस एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। देखो मैंने यू का मतलब बताया आपको, यू का मतलब वेलोसिटी होता है, तो ये कितना बन जाएगा एम एल टी माइनस 2। तो आपने इसका चेक कर लिया, इसका चेक कर लिया, इसका चेक करो, तो इसका चेक करोगे तो हाफ से आपको कोई मतलब नहीं है, एम की जगह एम और वी की जगह भी स्पीड वेलोसिटी होता है, वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, तो वी की जगह पर आप लिख दोगे एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म इज इक्वल, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या होगा बताओ? करेक्ट। आपको ईच टर्म देखना है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे इसमें से इसको माइनस करेंगे। अबे भाई माइनस नहीं करना होता है, आपको सबका डायमेंशन चेक करना होता है बस, कि सबका डायमेंशन इक्वल है कि नहीं है। तो सिंपल भाषा बोल रहा हूं, सबका डायमेंशन चेक किया करो। अब ये क्वेश्चन है, बताना है कि करेक्ट है कि नहीं। तो यहां पर देखिए ये तो बहुत सिंपल है। अब इसका डायमेंशन चेक करो, तो हाफ तो बाहर में गया, एम का डायमेंशन एम होगा, वी का स्क्वायर एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा बता सकता है कोई मुझे? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब एम जी एच का निकालो, एम का एम, जी यहां पर एक्सेलरेशन होता है, देखो लिखा हुआ है, जी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। जी बेटा एक्सेलरेशन होता है, बता रहा हूं दोबारा, जी एक्सेलरेशन है।
अगर g हमारा एक्सेलरेशन है तो g की जगह पर एक्सेलरेशन का लिख देंगे हम lt-2, और बगल में है h। h का मतलब होता है हाइट, हाइट का मतलब लेंथ l, तो ये भी क्या हो गया बताओ, ml² t-2, l स्क्वायर हो गया ना, 2 बार l है, तो इसका डायमेंशन इक्वल आ रहा है, देखो इक्वल आ रहा है। तो जब भी डायमेंशन चेक करना हो आपको चेक करना है ईच टर्म का डायमेंशन इक्वल है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड के ईच टर्म और राइट हैंड साइड के ईच मतलब एक एक टर्म। तो ऐसे आप डायमेंशनली करेक्शन चेक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन जिससे लिखा होगा कि भाई कन्वर्ट सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं डाइन। देखो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स को हम डाइन बोलते हैं, और जो एसआई है, एसआई यूनिट वो न्यूटन होता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं तो आप समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि भाई कन्वर्ट लिखा जाए ऐसे कि 1 न्यूटन है ना, या कुछ भी ऐसा लिखा जाए, 1 डाइन लिखा जाए या 5 डाइन, जो भी लिखा जाए, 1 डाइन इनटू न्यूटन। क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करो, इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन। तो यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन पॉपुलर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो लिखा है कन्वर्ट सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो है डाइन, सीजीएस यूनिट इनटू एसआई न्यूटन। क्या मतलब है, क्वेश्चन ऐसा आएगा, चलो मैं क्वेश्चन प्रॉपर लिख के दिखाता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कन्वर्ट, मान लो ऐसा लिखा जाए कि 1 डाइन इनटू न्यूटन। तो मतलब क्या है यहां पर, मतलब यह है कि ये जो डाइन है, डाइन ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो आपको फोर्स की सीजीएस यूनिट से जाना कहां पर है, न्यूटन होता है ऐसा यूनिट, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दे रहा हूं, ज्ञान सीजीएस के बारे में। देखिए फोर्स जो है, फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं कई बार 10 न्यूटन। तो जब आप न्यूटन लिखते हो ना, न्यूटन, तो बेटा ये होता है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। लेकिन फोर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी ने लिखा कि 10 डाइन। तो जब हम देखो यहां पर न्यूटन है ऐसा यूनिट, यहां पे डाइन क्या है, डाइन ये है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। यानी मेरे कहने का मतलब समझो कि आप फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा यूनिट में न्यूटन लिखते हैं, सीजीएस यूनिट में डाइन लिखते हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि क्या हम इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। वैसे ही अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का एक तो ऐसे होगा, जैसे हमने बोल दिया भैया 50 जूल। तो ये जो जूल है बेटा ये ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जूल वाला। लेकिन मान लो किसी ने बोला जी 100 अर्ग, तो अर्ग याद कर लो, इंपॉर्टेंट होता है। अर्ग क्या होता है, अर्ग होता है सीजीएस, सीजीएस यूनिट। तो जैसे यहां पर जूल भी यूनिट होता है, अर्ग भी यूनिट है, न्यूटन भी यूनिट है, डाइन भी यूनिट है। तो जनरली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है कि भैया अगर डाइन यूनिट है और न्यूटन यूनिट है तो कन्वर्ट करो, एक डाइन कितने, मतलब 1 डाइन कितने न्यूटन होंगे, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 1 डाइन इनटू न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं वो आपको सीखना है। क्या सीखना है, हम सबसे पहले हर बार क्वेश्चन करते वक्त एक ऐसे लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहां से कहां जाना है। हमें जाना है सीजीएस, सीजीएस से हमें जाना है एसआई यूनिट के अंदर। तो हम लिखेंगे, देखिए जी हमें सीजीएस से लेके जाना चाहते हो आप, देखो कहां से कहां जाना है हमें, डाइन से न्यूटन में, यानी सीजीएस से एसआई के पास जाना है। अब हमें सीजीएस से एसआई में ले जाना चाहते हो, एसआई में पहले आप ये लिखोगे, फिर यहां लिखोगे आप m1, ये L1 है और ये है T1, और यहां N1 लिखोगे, यहां लिखोगे m2 L2 T2 N2। अब हमेशा ऐसे लिखोगे m1 L1 T1 N1 m2 L2 T2 N2, सेम तरीके से क्वेश्चन हमेशा करना है आपको। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है जी ये सीजीएस है, ठीक है, तो यहां पर n क्या होता है, n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, सीजीएस वाला ये रहा, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, 1 डाइन, तो यहां पर n का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो वैल्यू होता है। मान लो यहां 12 लिखा होता, 12 डाइन लिखा होता, तो यहां पर हम 12 लिखते 12। और ये n2 क्या होता है, n2 होगा इसका आंसर होगा n2 इसका आंसर होगा। तो हमें क्वेश्चन मार्क, यही n2 हमें निकालना होता है। तो कह रहा है कि 1
डाइन कितने न्यूटन होगा, तो यहां पर न्यूटन की जो वैल्यू है वो N2 होगी, तो N2 हमारे सेकंड वाले का आंसर होता है। अब टाइम देखो, सीजीएस के अंदर टाइम होता है सेकंड में, 1 सेकंड, और यहां भी टाइम सेकंड में ही होता है, ध्यान रखना। सीजीएस के अंदर भी टाइम सेकंड में होता है, एसआई के अंदर भी टाइम सेकंड में। यहां पर लेंथ बेटा मीटर में होगा, यहां पर 1 मीटर बोलेंगे, मीटर, क्योंकि ये एसआई है, ऐसा यूनिट में मीटर होता है। पर यहां पर लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर लिखना है। अब यहां पर जो मास है, यहां पर मास होगा आपका किलोग्राम में, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, और यहां पर मास किसमें होगा, ग्राम में, जी मतलब ग्राम, 1 ग्राम। तो आपको हर बार ऐसे लिखना है कि सीजीएस में मास ग्राम में होता है, सेंटीमीटर में होता है, सेकंड में होता है। ऐसा यूनिट में, एसआई में मास किलोग्राम, मीटर, हर बार ऐसे क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको N2 निकालने का फॉर्मूला बताता हूं। N2 निकालने का एक फॉर्मूला बताता हूं, बहुत ही गजब। जब भी आपको N2 निकालना हो, याद कर लो फॉर्मूला, N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B, और T1 बाई T2 की पावर C। ये फॉर्मूला याद कर लो जब भी आपको N2 निकालना हो, N1 इंटू M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। अब आपको ये सोचना है कि ये ABC क्या होता है, ये ABC क्या होता है। देखिए, तो ABC निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है फोर्स के लिए। ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन फोर्स के लिए सॉल्व कर रहे हो। तो आपको ये देखना है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2। ये क्वेश्चन फोर्स का है, न्यूटन मतलब फोर्स, आप न्यूटन बोल रहे हैं ना, तो न्यूटन का मतलब फोर्स होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फोर्स का है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन फोर्स का है, समझना ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन फोर्स का है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन फोर्स का है तो आपको फोर्स का डायमेंशन लिखना है, और डायमेंशन के बाद ये जो पावर्स है, तो जो पहला पावर है वो A के बराबर, दूसरा पावर है वो B के बराबर, और तीसरा पावर है वो C के बराबर। तो A1 B1 C-2, ABC यहां से निकलेगा कि ये क्वेश्चन किसका है। तो ये क्वेश्चन फोर्स का था, तो फोर्स के पावर, डायमेंशन के पावर ABC होते। यानी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे कि N1 की वैल्यू 1 थी, 1, तो यहां N1 की जगह आप 1 लिख दोगे। M1 बाई M2, M1 की जगह पर पहला वाला मास, M1 आपका है 1 ग्राम, दिख रहा है, पहला वाला है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम, और M2 कितना है, 1 किलोग्राम, और इसकी पावर भी 1 है, A की वैल्यू 1 है। L1 है 1 सेंटीमीटर, और L2 कितना है, 1 मीटर है, मीटर, और इसकी पावर भी 1 है। T1 कितना है, 1 सेकेंड, और T2 भी है 1 सेकेंड, और इसकी पावर है -2। यहां से आपका N2 निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो, हमें M2 L2 T2 सब पता है, M1 L1 T1 सब पता है, हमें हर चीज पता है, अब हमें N2 निकालना है। अब क्या होगा, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, ABC की वैल्यू डाल दी मैंने, देखो A B और C की वैल्यू भी डाल दी। अब देखिए ये ऊपर है 1 ग्राम, नीचे है 1 किलोग्राम, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000। 1/1000 कैसे लिख सकते हैं, देखो आप 1 किलोग्राम को, K की जगह वैल्यू 1 किलोग्राम को लिख सकते हो 1000। मैंने पता क्या किया, देखो मैंने ऐसे किया, ऊपर है 1 ग्राम तो ऊपर 1 ग्राम, और नीचे है 1 किलो, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर बचेगा 1/1000। अच्छा, फिर ऊपर है 1 सेंटीमीटर और नीचे है 1 मीटर, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये 1/100 और 1/1000 यहाँ, 1/100 यहाँ। अब देखो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और इसकी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ N2 आ जाएगा। तो N2 कितना आएगा, देखो ये है 1000, 1/1000, और यहां पर है 1/100, तो यहां से आपका N2 आ जाएगा। N2 कितना आ जाएगा, देखो 1/10 की पावर 5 इज इक्वल टू N2, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, और पलट कर देंगे तो 10 की पावर -5 आएगा N2। तो अब हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना। आंसर ये आ गया कि जो हमारा एक है सीजीएस में, वो कितना आ रहा है बताओ, 10 की पावर -5 आ रहा है, किसमें, एसआई यूनिट में। अगर सीजीएस में वैल्यू 1 है तो एसआई में 10 की पावर -5 है। तो ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सेम तरीके से। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको समझाने के लिए, जैसे हमने कहा जी कन्वर्ट 1 जूल इंटू न्यूटन, 1 जूल इंटू अर्ग। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये कन्वर्ट करना है। यानी आप एक लाइन खींचोगे,
और लाइन खींचने के बाद दुनिया से क्या बातें करोगे? आप दुनिया को बोलोगे देखो जी साहब, ये जो जूल है ये ऐसा ही है, जूल ऐसा यूनिट होता है। और अर्ग क्या होता है? अर्ग सीजीएस। मैंने पीछे पढ़ाया तो है कि अर्ग हमारा सीजीएस होता है। देखो जो अर्ग है वो सीजीएस होता है और जूल क्या होता है? एसआई। तो क्वेश्चन है कि आपको जूल से अर्ग में जाना है। जूल से अर्ग मतलब आपको एसआई से सीजीएस में जाना है जी। फिर दोबारा वही M1 L1 T1 N1। N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? बाई चांस 1। ये 1 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन कराऊंगा अभी। अब यहाँ पे N2 हमें निकालना है, T2 L2 और ये M2। तो M1 L1 T1 M2 L2 T2। आप खुद सोचो, ये ऐसा यूनिट है मतलब किलोग्राम में होगा। 1 किलो, 1 मीटर, 1 सेकंड। ये सीजीएस है तो ये कितना होगा बताओ? 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड में होगा। अब हमें N2 निकालना है, तो पहले ABC निकाल लो। ये जो जूल है, जूल ये एनर्जी का होता है। अगर ये एनर्जी का होता है तो एनर्जी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम mL² T-2। अगर mL² T-2 तो A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 2 हो गई, C की वैल्यू -2। तो हमने ABC भी निकाल लिया ताकि अगली बार जब हम N2 निकाले, तो N2 निकालना हमारे लिए बच्चों का खेल हो। कैसे? N1 M1 बाई M2 की पावर A, और A कितना है? 1। L1 बाई L2 की पावर B, और B कितना है? 2। और T1 बाई T2 की पावर C कितना है? -2। देखो ABC, एनर्जी का डायमेंशन लिख दो, M1 L2 T-2। तो A क्या होगा? A होगा 1 के बराबर, B क्या होगा? 2 के बराबर, C होगा -2 के बराबर। यहां से N2 निकालना है। अब तो बहुत आसान है। कैसे? हमें N1 की वैल्यू पता है 1, तो यहां 1 लिख देंगे। M1 कितना है? इस बार M1 किलो है तो ऊपर आएगा किलो, 1 किलो अपॉन में नीचे M2 है 1 ग्राम, पावर 1। L1 कितना है इस बार? 1 मीटर, 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर की पावर 2, और 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड की पावर -2। तो यहां से क्या होगा? देखिए, आप देखिए ऊपर लिख सकते हैं 1000 ग्राम, तो ऊपर 1000 आएगा, करके देखना, पावर 1। ऊपर मीटर है, मीटर यानी 100 आएगा, 100 की पावर 2, और यहां से आएगा N2। ये तो कट के खत्म हो जाएगा। तो N2 कितना आ गया? देखिए यहां से 10 की पावर 3, क्योंकि ये 1000 है ना, और यहां से देखो 100 की पावर 2 यानी 10 की पावर 4। तो यहां से N2 आ गया 10 की पावर 7 आ जाएगा टोटल। तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा, यानी N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7। तो इससे क्या सीखने को मिला कि भैया जो तुम्हारा एक ऐसा यूनिट है वो N2 कितना आया बताओ? N2 आया 10 की पावर 7। तुम्हारा एक ऐसा यूनिट में है तो 10 की पावर 7 किसमें है? अर्ग में, सीजीएस में। यानी कि जो 1 जूल है वो अर्ग में कितना है? 10 की पावर 7। तो 1 जूल हो गया 10 की पावर 7 अर्ग। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये मजेदार क्वेश्चन था। आप कह सकते हो कि आप ऐसे ही कन्वर्जन करते। जैसे अब एक क्वेश्चन है, देखिए अब इस क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है ऐसे, और इसका सीजीएस में पूछा है, यानी ये जो वैल्यू है ये एसआई में दे रखा है, ये ऐसा यूनिट में दे रखा है। कैसे पता मुझे? क्योंकि यहां पर मीटर है, किलो है, मीटर और किलो है ना। तो इस बार पता है कैसा क्वेश्चन है? लिखा भी है देखो कि देखिए ऐसा यूनिट में इतना है तो सीजीएस में कितना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? करना तो आप ही को, बस मैं हिंट दे रहा हूं। आप ऐसे लिखेंगे कि जी हमें एसआई से हमें सीजीएस जाना है। नहीं समझे? बोला डिटरमाइन इट्स वैल्यू इन द सीजीएस, कि हम आपको एसआई में वैल्यू दे रहे हैं, आपको एसआई में वैल्यू दे रहे हैं, आप सीजीएस में निकालिए। तो आप क्या करेंगे? आपको एसआई से सीजीएस में जाना है। तो M1 L1 T1 N1। इस बार N1 की वैल्यू कितनी है बताओ? इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? इतनी। यह है न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ पा रहे हो? यह है न्यूमेरिकल वैल्यू इस बार। तो N1 की जगह पर लिखोगे 6.6 10 की पावर -11। N2 आपको निकालना है, L1। अब यहां पर क्या होगा? M2 L2 T2। ये क्या होगा? 1 सेकेंड। ये क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? 1 ग्राम। ये क्या होगा? 1 किलो, 1 मीटर, 1 सेकेंड। क्या सेम टेक्निक है? बस क्वेश्चन डराने के लिए ऐसे दे रखा है। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एसआई में इतना है तो सीजीएस में कितना होगा, यानी हमें N2 निकालना है। अब आप N2 का फॉर्मूला लगाओगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B,
T1 बाई T2 की पावर C। और जब ये कर दोगे N1 सब पता ही है। अब बोलो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो आपको G की डायमेंशन पता होना चाहिए, और G की डायमेंशन मैंने पहले बताया भी है, निकलवाया भी है। तो G की डायमेंशन क्या होगी बताओ मुझे कोई? M-1, M-1, ठीक है, L3, एक बार चेक करो पीछे लिखवाया था, T-2, ये G की डायमेंशन होती है बेटा, ये G की डायमेंशन है। एक बार कंफर्म कर लेना, मैंने बहुत ऊपरी मन से लिखा है, कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। तो A की वैल्यू -1 हो गया, B की वैल्यू 3 हो जाएगा, और C की वैल्यू -2। A ये हो जाएगा, B और ये C, सही है। तो G की डायमेंशन निकालना सिखाया था मैंने, तो G की डायमेंशन निकाल के आप A B C डिसाइड करोगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ ये क्या आ रहा है आंसर। सो अब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो आते हैं दोस्तों फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर, फॉर्मूला मेकिंग या फिर रिलेशन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन मेकिंग। तो फॉर्मूला मेकिंग या रिलेशन मेकिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। अब ये फॉर्मूला मेकिंग रिलेशन मेकिंग क्या होता है समझते ध्यान से। तो ऐसे लिखा होगा, देखो क्या लिखा होगा, लिखा होगा दैट, ऐसे कुछ, ये आपको समझ में आएगा जब मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आपको। लिखा है ऐसा, और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये पेंडुलम वाला। तो अगला जो क्वेश्चन आता है फॉर्मूला मेकिंग या रिलेशन मेकिंग पे क्वेश्चन आता है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन लिखा होगा द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखिए पेंडुलम ये होता है जो घड़ी के नीचे लटका होता है ना ऐसे ऐसे, इसको पेंडुलम कहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि एक सिंपल पेंडुलम है और द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अज्यूम्ड टू डिपेंड। बोलेगा कि भाई ये कोई सिंपल पेंडुलम है, ऐसे ऐसे आपको सिचुएशन बना के देंगे, वो एक सिचुएशन बना के देंगे कि देखो जी ये जो पेंडुलम है इसका जो टाइम पीरियड है, लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि जो पेंडुलम का टाइम है, पेंडुलम का टाइम, वो टाइम है मान लो टी, वो माना जा रहा है, वो माना जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मास पे, मास ऑफ द बॉब, इसको बॉब कहते हैं, जो नीचे बॉल लटका होता है ना इसको, इसका मास है m, इसका लेंथ है l, और जो यहां पर ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है उसको बोल रहे हैं g, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो टाइम है, टाइम, वो टाइम डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए टाइम जो है वो डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं डिपेंड। तो टाइम डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे, और जी पे डिपेंड करता है। सुनते रहना ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई आपको डिपेंड बोले, ऐसे बोले कि जो टाइम है, टाइम वो डिपेंड करता है, तो आप सिंपल बोलना टाइम, और ये डिपेंड का साइन है, ये साइन है डिपेंड। टाइम डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे, और जी पे। तो लेंथ पे, मास पे, और जी पे, ठीक है। तो ऐसे करना है, डिपेंड का मतलब यही होगा कि टाइम डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे, जी पे। तो जो टाइम है डिपेंड करता है, फिर बोला है कि यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का मेथड यूज करके डिराइव करो, ड्राइव करो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड। यहां पर एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। तो 3 वर्ड आपको पूछ सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला बोल दे तो अच्छी बात है, रिलेशन बोल दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सप्रेशन बोल दे तब भी आपको फॉर्मूला ही बनाना है। जिस भी क्वेश्चन में डिपेंड लिखा हो, जिस भी क्वेश्चन में डिपेंड लिखा हो, आपको ऐसे फॉर्मूला ही बनाना होता है। जिस भी क्वेश्चन में डिपेंड लिखा हो आपको फॉर्मूला ही बनाना है। अब तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि टाइम डिपेंड करता है एम पर, एल पर, जी पर। अब देखिए स्टेप क्या होता है कि आपको ना इसकी कुछ पावर माननी पड़ती है, एबीसी। पावर क्यों माननी जाती है, क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला देखते हैं ना, तो फॉर्मूला में कई बार पावर भी होते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको याद हो बचपन में आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में होता है mv²। तो यहां पावर है ना, तो तो हमारे कहने का मतलब क्या है, जो फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला में कई बार पावर्स भी होते हैं। तो क्या पता जो हम फॉर्मूला बना रहे हो इसके अंदर पावर हो, लेकिन हमें पावर नहीं पता। तो पावर नहीं पता तो हम लोग एबीसी मान लेते हैं, और फिर इसको लॉक कर देते हैं कि देखो ये जो डिपेंड का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी जगह पर एक कांस्टेंट लगाएंगे हम के, और हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया, MALBGC। और यही हमारा आंसर है, यही आपका आंसर है। लेकिन इस आंसर में एक कमी है। क्या कमी है, हमें एबीसी नहीं पता। अबे आंसर तो है पर हमें एबीसी नहीं पता, तो हमें एबीसी फाइंड करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड एबीसी, हमें एबीसी फाइंड करना पड़ेगा। टू फाइंड ए, बी एंड सी। दोबारा बोल रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग में जो शब्द लिखे होते हैं उन शब्दों को हम ऐसे लिखते हैं,
ऐसे लिखने के बाद हम पावर लगा देते हैं और फिर हमें एबीसी फाइंड करना होता है। तो एबीसी फाइंड करने के लिए हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम दिमाग लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं और इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड। अब और यहां पर बताते हैं कि इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एम नहीं है, एल भी नहीं है, सिर्फ टाइम है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम नहीं है, एल नहीं है, सिर्फ टाइम है, तो m0 l0 t1। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में है m की पावर a, ओके, l की पावर b, m की पावर a, l की पावर b, लेंथ की पावर, और यहां पर g की पावर c है। आप जिसको नहीं पता बता दो, g होता है एक्सेलरेशन, g एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है lt माइनस 2, डायमेंशन lt माइनस 2। तो आपने क्या किया, m की जगह m की पावर a, l की जगह l की पावर b, लेकिन ये जो g है, g मतलब एक्सेलरेशन, तो lt माइनस 2 की पावर आपको c लिखनी। हम लोग क्या दिमाग लगा रहे हैं कि अगर ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, तो हमें अब abc फाइंड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आपको डायमेंशन लिखनी। अब डायमेंशन लिखने के बाद हम यहां पर इक्वल का साइन भी लगाते हुए चलेंगे। इक्वल क्यों, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m0 है, ये l0 है, ये t1 है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या है बताओ, m की पावर a। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये देखो यहां पर l की पावर c दिख रहा है किसी को, चलो l की पावर b रहने दो, ये हो जाएगा lc t माइनस 2c। समझ नहीं आया क्या हुआ है बताओ, मैंने इसको सेम रहने दिया, यहां तक सेम रहने दिया, इसको खोल दिया, खोलने पर पावर जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो l पे c और t पे माइनस 2c। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, चलो कैसे, m तो a है, पर ये देखो क्या हो जाएगा, बेस सेम पावर एड, बेस सेम पावर एड मतलब l की पावर क्या हो जाएगी बताओ, b प्लस c, और ये हो जाएगा t माइनस 2c, जो कि इसके बराबर है m0 l0 t1। और अगर ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि पावर हम इक्वल कर सकते हैं। अब हम पावर कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो पावर कंपैरिजन से क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा कि अगर यहां m की पावर a है, तो यहां m की पावर क्या है बताओ, 0, यानी ये जो a वाला टर्म है वो किसके बराबर होना चाहिए बताओ, 0 के, तो a की वैल्यू 0 आ गई। फिर जो b प्लस c है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, b प्लस c भी 0 के बराबर होगा, और ये माइनस 2c किसके बराबर होगा बताओ, 1 के बराबर, माइनस 2c 1 के बराबर, तो c आ जाएगा माइनस 1/2, c माइनस 1/2, तो b और c की जगह पर क्या लिख दोगे बताओ, माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब c आ गया ना यहां से, तो c को इस इक्वेशन में यूज करोगे तो b मिल जाएगा, b कितना मिल जाएगा बताओ, 1/2। तो a 0 है, c माइनस 1/2 निकला, और उसकी हेल्प से b निकला 1/2। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे देखो जी, हमारा ये फॉर्मूला था, हमारा ये फॉर्मूला था, t इज इक्वल टू बताओ कांस्टेंट m की पावर a, a मतलब 0, m की पावर 0, l की पावर था b, और b हमारा 1/2 आया था, b आया जी 1/2, और c कितना आया, मतलब वो g की पावर c है, और c हमारा माइनस 1/2 था। बस खत्म, यही हमारा क्वेश्चन है। बात समझ पाए, इसी को ऐसे भी लिखते हैं कई लोग कि भाई मास का तो काम हो गया, मास हटा दो, k की जगह k, ये रूट में लगा देते हैं, रूट l, और ये माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ, तो माइनस को नीचे ले जाके रूट लगा देते हैं, रूट g। नहीं समझे भाई, प्लस हाफ का मतलब ऊपर रूट और माइनस हाफ का मतलब नीचे रूट। तो टाइम का ये भी फॉर्मूला होता है, कई लोग ऐसे भी बनाते हैं, पर मैं बोलूंगा आपका आंसर यहीं पे आ गया। तो बड़ा आसान होता है क्वेश्चन कि आप एबीसी फाइंड करेंगे, और एबीसी फाइंड करने के बाद सिंपल आप वैल्यू पुट कर दो, और एबीसी फाइंड करना भी आसान है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हमने लिया है, ये वाला क्वेश्चन,